देखो यार, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हम लोग चैप्टर कर रहे हैं और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मोस्ट प्रोबेबल जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देख लिया अभी तक? हम लोगों ने देख लिया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा कंप्लीट, हमने देख लिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा कंप्लीट, और आज हम उसके आगे की बातें करने जा रहे हैं। ठीक, तो हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी सारी चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं और लगातार हम लोग चीजों को कंप्लीट करते ही जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जिसमें कि अगर आप देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आती हैं या जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाते हैं आपके कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे। भाई बहुत बेहतरीन तरीके से हम सारी बातें करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से हम करते जा रहे हैं। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सारी चीजें यहां पर पढ़ाई जा रही हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और मैं पढ़ाता हूं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन की इस तैयारी में जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं उतनी ही मेहनत हम भी आपके साथ में कर रहे हैं, ताकि आपके 95% के सपने को पूरा किया जा सके। और अगर कोई कॉन्सेप्ट वीक कह गया है तो उस कॉन्सेप्ट को भी इतना बेहतरीन बना दिया जाए ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कंप्लीट करके और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने 95% के सपने को पूरा कर सके। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग बात करना शुरू करते हैं। यस, हम आपको फिर से बोल दें एक बात कि ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको क्या क्या चीजें यहां समझ में आ जाएंगी। आपको मेमोरी ग्लैंड का पूरा पूरा डायग्राम समझ में आ जाएगा, कौन कौन सी चीजें कहां कहां कैसे कैसे हैं। और आपको पता है जैसे कि हम टास्क वाइज काम करते हैं, तो आपको 2 दिन का टास्क पहले दिया गया था। आज का टास्क आपका ये है कि आपको 3 कॉन्सेप्ट पूरे पूरे कंप्लीट करने हैं और बेहतरीन तरीके से बात करनी है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आई कि नहीं आई चीजें, आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। चलो भाई, देखना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर यस मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम। अब देखो, मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम तुमको यहाँ पर इस तरह से दिख तो रहा है, बट हम इस तरह से डायग्राम को ना देख करके हम कुछ इस तरह से आपसे बोलते हैं। देखो, इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसे दी हुई हैं कि बहुत मतलब एक साथ मिला करके दे दिया गया है। अगर आप डायग्राम को देखते हैं तो डायग्राम हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। पहली बात आप ये जान लीजिए कि जब भी आप मेमोरी ग्लैंड की बात करते हैं, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बनाने वाला या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का पार्ट है। जैसे ही प्यूबर्टी आती है आपको देखने को मिलता है कि ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना, या हम बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड का पूरी तरह से मतलब मेच्योर हो जाना, और उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान लैक्टेशन का होना। ये सारी चीजें जो है बेटा वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आती हैं। अब समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार समझिएगा, आराम से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। मैं क्या बोल रहा हूं बात? मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं सबसे पहले कि जब भी आप मेमोरी ग्लैंड को देखते हैं तो बेटा एक मसल है जिसका क्या नाम है बेटा? जिसका नाम है पेक्टोरलिस मेजर मसल। अब ये पेक्टोरलिस मेजर मसल क्या काम करती है? पेक्टोरलिस मेजर मसल ये काम करती है कि ये मेमोरी ग्लैंड को होल्ड करके रखने का काम करेगी। कहां पे? ये होल्ड करके रखने का काम करेगी आपकी थोरैसिक कैविटी में। समझ में आई मेरी बात? कोई दिक्कत है इसमें? आप देखेंगे यहां पे तो इसके ही जस्ट बीच में आपको क्या देखने को मिलती है? आपको यहां पर देखने को मिलती है क्या बेटा? आपको यहां पर देखने को मिलती है ये मसल्स जो होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं भाई, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। तो सबसे पहले इंटरकोस्टल मसल है और उसके बाद आप बोलेंगे तो पेक्टोरलिस मेजर मसल है। अब ये 2 मसल जो होंगी वो होल्ड करके रखने का काम किसको करेंगी? ब्रेस्ट को होल्ड करके रखने का काम करेंगी। अब क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत ध्यान समझिए मेरी बात को। अगर आप बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड की, तो हम मेमोरी ग्लैंड को इस तरह से ना समझ करके हम इस तरह समझे कि यहां पर क्या है बेटा? ऐसे ये पाया जा रहा है लोब। क्या पाया जा रहा है? यहां पे लोब पाया जा रहा है। और इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं बेटा यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोल रहे हैं? जिसको हम बोल रहे हैं मेमोरी लोब। क्या बोल रहे हैं हम इसको? इसको हम बोल रहे हैं मेमोरी लोब। अब देखो, मेमोरी लोब अगर आप देखेंगे तो ये मेमोरी लोब कम से कम 15 से 20, 15 टू 20 आपको क्या देखने को मिलते हैं? 15 टू 20 इन नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या? मेमोरी लोब देखने को मिलेंगे। कहां देखने को मिलेंगे? आपको ब्रेस्ट में देखने को मिलेंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे करके यहां पे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे आपको ऐसे देख करके इस तरह से देख करके क्या देखने को मिलेगा भाई? आपको आपको यहां पर देखने को मिलते हैं एल्वियोलस। क्या देखने को आपको मिलेंगे? एल्वियोलस देखने को मिलेंगे।
क्या देखने को मिल रहा है बेटा यहाँ पे? एल्वियोलस देखने को मिल रहा है। अब ये एल्वियोलस क्या है? और कुछ नहीं है। यहां पर आप देख रहे हैं तो जो मेमोरी लोब है, मेमोरी लोब के अंदर पाया जाने वाला ये मेमोरी एल्वियोलस पाया जाएगा। समझ में आ रही है बात? मेरी बात को बहुत प्यार समझिए। अगर उसके बाद आप क्या देखेंगे? मेमोरी एल्वियोलस के अंदर आपको देखने को मिलता है कि यहां पर पाई जाती है बेटा सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पर, ये देखो यहां पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मिल्क सिक्रीटिंग सेल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं बेटा मिल्क सिक्रीटिंग सेल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मिल्क सिक्रीटिंग सेल। अब समझो यहां पे मिल्क सिक्रीटिंग सेल, सबसे पहले क्या है? मेमोरी लोब पाया जा रहा है। मेमोरी लोब 15 to 20 इन नंबर है हर ब्रेस्ट में। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एल्वियोलस। मेमोरी लोब के अंदर आपको देखने को मिल रहा है एल्वियोलस, और एल्वियोलस के अंदर आपको क्या देखने को मिल रही है? आपको देखने को मिल रही है मिल्क सिक्रीटिंग सेल। और उसके बाद आप बोलेंगे यहां पे, तो देखो यहां पर हम कॉमन बनाए थे, यहां पर क्या पाया जा रहा है बेटा? यहां पर पाया जा रहा है एक ऐसे स्ट्रक्चर जो क्या बना रहा है? जो यहां पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है बेटा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब है डक्ट बना रहा है। और डक्ट और कुछ नहीं है भाई, डक्ट जो है इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा मेमोरी डक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं आपका मेमोरी डक्ट। समझ में आ गई बात? अब मेमोरी डक्ट क्या काम करेगी? मेमोरी डक्ट कुछ नहीं काम करेगी। यहां पे जो मिल्क सिक्रीटिंग सेल मिल्क सिक्रीट करेंगी, उसको ले जाने का काम कौन करेगा? उसको ले जाने का काम करता है आपका मेमोरी डक्ट। अब आगे देखेंगे आप, तो आपको क्या देखने को मिलता है बेटा? आपको एक वाइड सा एरिया देखने को मिलता है, या वाइड सा पोर्शन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला वाला रीजन। अब एम्प्यूला वाले रीजन के बाद आप देखेंगे यहां पे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा? आपको देखने को मिलेंगे यहां पे लैक्टिफेरस डक्ट। क्या देखने को आपको मिलेगी? बहुत ध्यान समझिए मेरी बात को। तो मेमोरी एल्वियोलस देख लिया आपने। उसके बाद क्या पाई जा रही है? उसके बाद पाई जा रही है मेमोरी डक्ट, जो आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। और मेमोरी डक्ट के बाद आप बोलेंगे यहाँ पे, तो आपको एक वाइडर एरिया देखने को मिलता है। बेटा अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं। यस, इधर देखो, अगर आप देखेंगे यहां पर, तो ये क्या हो गया बेटा? दिस इज एल्वियोलस। यहां पर मिल्क सिक्रीटिंग सेल है, और इसी मिल्क सिक्रीटिंग सेल से यहां से होते हुए इस एम्प्यूला वाले रीजन तक, और एम्प्यूला वाले रीजन के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट आगे जाकर कहां ओपन होती है बेटा? ये ओपन होती है जाकर के एक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं निपल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेटा? इसको ही हम बोलते हैं निपल्स। निपल्स बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे निपल्स। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? और निपल्स के ही अराउंड में आप देखेंगे यहां पर, तो क्या देखने को आपको मिलता है बेटा? आपको देखने को मिलता है पिगमेंटेड एरिया। क्या देखने को आपको मिलता है बेटा? आपको देखने को मिलता है इसी के अराउंड में पाया जाता है यहाँ पे पिगमेंटेड एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एरियोला बोलते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, सारी बातें तुमको समझ में आएंगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं? सबसे पहले क्या पाया जा रहा है बेटा? सबसे पहले पाया जा रहा है मेमोरी लोब। और ये मेमोरी लोब आप देखेंगे तो मेमोरी लोब कितने हैं बेटा? मेमोरी लोब जो पाए जा रहे हैं वो 15 to 20 इन नंबर पाए जा रहे हैं। कैसे पाए जा रहे हैं बेटा? 15 से 20 आपको नंबर में देखने को मिल रहा है। फिर से आप देखेंगे यहाँ पे, तो मेमोरी लोब से कनेक्टेड आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा? मेमोरी एल्वियोलस देखने को मिल रहा है। मेमोरी लोब के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? मेमोरी एल्वियोलस देखने को मिलेगा। मेमोरी एल्वियोलस के अंदर आप देखेंगे तो आपको मिल्क सिक्रीटिंग सेल देखने को मिलेंगी। क्या देखने को आपको मिलेंगी? फिर से मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, आपको देखने को मिलेंगी मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स। और मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स क्या करेंगे बेटा? मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स मिल्क सिक्रीट करेंगी। अगर आप इस एक एल्वियोलस को बाहर निकाल लीजिए, तो आपको कैसे देखने को मिल रहा है बेटा? आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और मिल्क सिक्रीटिंग सेल जो पाई जा रही है वो कैसे पाई जा रही है? वो ऐसे पाई जा रही है। ये मिल्क सिक्रीटिंग सेल मिल्क को सिक्रीट करेंगी कहां पे बेटा? मिल्क को सिक्रीट करेंगी यहां पे। और यहां पर मिल्क को सिक्रीट करने के बाद यही वाला मिल्क आगे आकर के कहां पर? इस डक्ट के थ्रू यहां पे आ जाएगा। समझ में आई बात? तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे? सबसे पहले क्या पाया जा रहा है? मेमोरी एल्वियोलस। मेमोरी एल्वियोलस के अंदर मिल्क सिक्रीटिंग सेल, यहां पर मिल्क का फॉर्मेशन होता है। और मिल्क के फॉर्मेशन होने के बाद मेमोरी डक्ट से होते हुए, मेमोरी डक्ट से होते हुए उसके बाद एम्प्यूला, एम्प्यूला के बाद यहां पर आपको मिलेगा लैक्टिफेरस डक्ट।
और बेटा यही लैक्टिफेरस डक्ट अल्टीमेटली कहां ओपन होगी जाकर के, इस एरिया में जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं निपल। और निपल के अराउंड में आपको क्या देखने को मिलता है, निपल के अराउंड में आपको देखने को मिलता है एक पिगमेंटेड एरिया। और बेटा ये एरियोला जो है वो और कुछ नहीं है, इट इज नोन एज व्हाट, इट इज अ पिगमेंटेड एरिया। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका, एक मिनट रुक जाओ, इसको हटा देते हैं बेटा यहां से। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पिगमेंटेड एरिया, पिगमेंटेड एरिया। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है इसमें? तो हमने क्या देख लिया बेटा, हमने देख लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का पूरा पोर्शन यहां पर खत्म हो जाता है, जिसमें कि हमने क्या क्या देख लिया, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा देख चुके हैं पहले, और उसके साथ साथ यहां पर जो ये वाला पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है, जो मेमोरी ग्लैंड वाला पोर्शन है, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना हो, तुमको पता है कि मैं पढ़ाने का तरीका क्या है, पहले मैं ये समझा दूंगा, उसके बाद मैं तुमको एनसीईआरटी से दिखाऊंगा कहां कहां कौन कौन सी चीजें तुमको मिल जाएंगी। ठीक, तो अब देखो इस डायग्राम के बाद आप देखते हैं यहां पर, तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। क्या देखने को मिलेगा, एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जितनी भी फीमेल मैमल्स होती हैं उनकी। जो मेमोरी ग्लैंड होती है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, आपको पता है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, जो कंटेन करता है ग्लैंडुलर टिश्यूज और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, भाई कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यूज जो होते हैं ईच ब्रेस्ट के, वो डिवाइडेड होते हैं 15 से 20 मेमोरी लोब में। अभी मैंने यही बोला आपसे कि 15 to 20 आपको क्या देखने को मिलते हैं, ब्रेस्ट में मेमोरी लोब्स देखने को मिलेंगे। और मेमोरी लोब्स के बाद आपको देखने को मिलेगा, उसी मेमोरी लोब के अंदर आपको क्लस्टर ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई इज प्लूरल, और अगर आप यहीं पर बोलेंगे सिंगुलर एक की बात करेंगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एल्वियोलस। समझ में आ गई बात। अब एल्वियोलस और उसके बाद द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सिक्रीट मिल्क, मैंने अभी आपको बताया वहां पे कि क्या पाई जाती है, वहां पे मिल्क सिक्रीटिंग सेल पाई जाएंगी। वो क्या करेंगी, मिल्क का सिक्रीशन करेंगी, which is stored in the cavity lumen of alveoli। भाई जो तुमको ये वाला स्ट्रक्चर बताया था ना अभी, ये ऐसे करके alveoli बाहर निकाल लिया हमने alveolus, यहां पर मिल्क सिक्रीटिंग सेल है, और ये मिल्क सिक्रीटिंग सेल क्या कर रही है बेटा, ये मिल्क को सिक्रीट कर रही है। कहां सिक्रीट कर रही है, यहां पर सिक्रीट कर रही है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज कैविटी। समझ में आ रही बात। तो ये क्या करेंगे बेटा, ये कैविटीज में आकर के स्टोर होगा, कैविटी ऑफ एल्वियोलाई। और जो एल्वियोलाई ओपन होता है इनटू मेमोरी टिब्यूल, और बेटा ये मेमोरी टिब्यूल और कुछ नहीं है, यही है आपका आगे जाकर के मेमोरी डक्ट। तो टिब्यूल जो होंगे ईच लोब के, वो ज्वाइन करेंगे और फॉर्म करेंगे क्या बेटा, मेमोरी डक्ट फॉर्म करेंगे। और मेमोरी डक्ट के बाद आपको देखने को मिलेगा सेवरल मेमोरी डक्ट एक साथ ज्वाइन करेंगी और बनाएंगी एक वाइडर मेमोरी एम्प्यूला। उसके बाद ये कनेक्टेड होता है लैक्टिफेरस डक्ट से, और अल्टीमेटली लैक्टिफेरस डक्ट से आपको देखने को मिलेगा कि निपल्स, और निपल्स के अराउंड पिगमेंटेड एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। तो आप अगर चाहे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले क्या पाया जा रहा है बेटा, सबसे पहले पाया जा रहा है यहाँ पे मेमोरी लोब। क्या पाया जा रहा है यहाँ पे, पाया जा रहा है मेमोरी लोब। और मेमोरी लोब के बाद आप देखेंगे यहां पर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा मेमोरी एल्वियोलस। आपको कैसे देखने को मिल रहा है बेटा, आपको देखने को मिल रहा है मेमोरी एल्वियोलस। मेमोरी एल्वियोलस के बाद आप देखेंगे यहां पर, तो आपको क्या चीज देखने को मिलती है बेटा, मेमोरी एल्वियोलस के बाद याद करो मिल्क सिक्रीटिंग सेल देखने को मिलेंगी मेमोरी एल्वियोलस में ही। यहां पे आप ऐसे लिख लीजिए कि यहां पर क्या पाई जा रही है बेटा, मिल्क सिक्रीटिंग सेल्स पाई जा रही है। एमएससी लिखा है यहां मैंने, मिल्क सिक्रीटिंग सेल, ये मिल्क सिक्रीट कर देंगी। और उसके बाद क्या आएगा बेटा यहाँ पे, उसके बाद आएगा यहाँ पे मेमोरी डक्ट। क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पर आएगा आपका मेमोरी डक्ट। अब मेमोरी डक्ट क्या काम करेगी, आगे जाएगी, और वाइडर रीजन कौन सा पाया जा रहा है बेटा, वाइडर रीजन पाया जा रहा है एम्प्यूला का। किसका पाया जा रहा है बेटा, एम्प्यूला का पाया जा रहा है। और एम्प्यूला वाले रीजन के बाद आप देखेंगे यहां पर, तो आपको क्या चीज देखने को मिल रही है बेटा, एम्प्यूला वाले रीजन के बाद आपको देखने को मिलेगा लैक्टिफेरस डक्ट। कौन सी, आपको देखने को मिलेगी लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट के बाद अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलता है, लैक्टिफेरस डक्ट के बाद अल्टीमेटली आपको देखने को मिलता है कि यहां क्या पाया जाएगा बेटा, निपल्स पाए जाएंगे। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत है इसमें? तो अगर आप चाहें तो आप इसको फ्लो चार्ट से भी याद कर सकते हैं कि जो पाथवे है वो कैसे है। और यहां पर आप देखें तो आपको डायग्राम तो मैंने बता ही दिया। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्या बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सारी बातें तुम्हारी टिप्स पे रहेंगी और बेहतरीन तरीके से तुम सारी चीजें समझते जाओगे। अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत प्यार समझना, सारी बातें तुमको समझ में आएंगी और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग बात करते जाएंगे। अब हम क्या देख रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। या ऐसा करो यार, एक सेकंड के लिए
1 सेकंड का पॉज लो और उसके बाद सोचो कि तुमने क्या क्या पढ़ा है अभी। और उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस की। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की। पहले एक बार देखो, पहले एक बार अच्छे से जो तुमने मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा है, मैं तुमको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। 5 सेकंड के टाइम में एक बार तुम रिवाइज कर लो जितनी चीजें तुमने पढ़ी है, और जल्दी से पानी पी लेता हूं मैं भी, और बेहतरीन तरीके से हम लोग बात करना शुरू करते हैं फिर। ठीक है, जल्दी से जल्दी 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 जल्दी। चलो बात करें बेटा, अब देखो आगे बात करें। चलो ठीक, देखो कैसे बात करें बेटा हम लोग। जब भी आप स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस जो है आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आता है जिसको हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और एक आता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, मेरी बात को बहुत प्यार समझना, सारी बातें तुमको समझ में आएंगी। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो स्टार्टिंग होती है वो कैसे होती है बेटा, एक सेल से होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब देखो स्पर्मेटोगोनिया जो है, अगर आप इसकी प्लॉइडी देखें तो बेटा ये क्या होता है, ये डिप्लॉइड नेचर का होता है। कैसा होता है ये आपको डिप्लॉइड नेचर का देखने को मिलेगा। अब स्पर्मेटोगोनिया बन गया, और स्पर्मेटोगोनिया बनने के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, सबसे पहला जो इसमें डिवीजन होता है वो कैसा होता है भाई, तुमको पता है स्पर्मेटोगोनिया है, ये डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद ये क्या हो रहा है भाई, इसमें सबसे पहले माइटोसिस हो रही है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2n नंबर क्रोमोसोम था, 2n नंबर क्रोमोसोम से 2n नंबर क्रोमोसोम बन गया। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका स्पर्मेटोगोनिया बन गया। अब स्पर्मेटोगोनिया बनने के बाद आपको क्या देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर सेल बनेंगी, भाई देखो यहाँ पर एक चीज और तुमको बताऊं मैं, कि अगर आप देखते हैं तो एक हार्मोन है जो कहां से निकलता है आपका, जो निकलता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला कौन सा हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन, और उस हार्मोन मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर रीजन से। और एंटीरियर रीजन कहने का मतलब है जो रीजन है आपका एडिनो हाइपोफाइसिस का, एडिनो हाइपोफाइसिस के रीजन से निकलने वाला हार्मोन जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं जीएनआरएच, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा बेटा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या निकाल मतलब बनाएगा, एलएच बनाएगा। और एलएच कहने का मतलब क्या है बेटा, एलएच कहने का मतलब है कि आप बात कर रहे हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। किसकी बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा बेटा, ये आकर के इसके साइज को इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा, इसके साइज को इंक्रीज कर देगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, यहां पर साइज इंक्रीज हो जाएगा कौन सा, स्पर्मेटोगोनिया का। अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, और जैसे साइज इंक्रीज होगा यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर मियोसिस स्टार्ट होगी। और जैसे मियोसिस स्टार्ट होगी आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर सेल जो है वो किस तरह से डिवाइड कर रही है, वो डिवाइड कर रही है यहां पे इस तरह से डिवाइड कर रही है कि आपको कैसे देखने को मिल रहा है बेटा, समझो। जो ये 2n नंबर वाली सेल है भाई, यही 2n नंबर वाली सेल है यहाँ पे। अब ये साइज इंक्रीज हो गया है इसका, लो साइज थोड़ा सा इंक्रीज बनाए थे भाई, मैंने बोला ना यहाँ पे कि ये साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो रुको यार, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाए थे ताकि इसका साइज इंक्रीज दिखे तुमको। कैसे दिख रहा है यहाँ पे, देखो इतनी बड़ी बना दी मैंने यहाँ पर, और ये क्या हो गया आपका, ये 2n नंबर है। अब मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से, जो ये 2n नंबर है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इट इज नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब बन जाएगा तो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, यहां पर आपको डिवीजन देखने को मिलेगा, दैट इज मियोसिस डिवीजन। समझ में आ गई बात। अब तुमको मैं एक चीज और बता दूं कि जब भी तुम मियोसिस की बात करते हो तो मियोसिस में तुमको क्या देखने को मिलता है, मियोसिस में तुमको 2 डिवीजन देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। और सेम एज इट इज अगर आप मियोसिस इसी में बात करोगे तो पहला रिडक्शनल डिवीजन, और दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है तुम्हारा इक्वेटोरियल डिवीजन। क्या होता है, इक्वेटोरियल डिवीजन होता है। मतलब जो रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन में तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपने 2n से स्टार्ट किया है तो 2n से स्टार्ट किया बेटा, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर n और n बन जाएगा। ये आपका रिडक्शनल डिवीजन पहला हो जाएगा। और जैसे आप इक्वेटोरियल डिवीजन की बात करोगे तो यहां पर ये n n n और n बनाएगा। समझ में आ रही बात।
तो सेकेंड डिवीजन इज टोटली लाइक माइटोसिस एंड फर्स्ट डिवीजन इज ऑफ रिडक्शनल डिवीजन। समझ में आ गई मेरी बात? क्या मेरी बात समझ में आई तुमको? बेहतरीन तरीके से हम सारी बातों को देखते जा रहे हैं, और जब यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, यहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। तो याद रखिएगा, ये जो रिडक्शनल डिवीजन होता है यही क्या होता है बेटा, यही आपका मियोसिस 1 है। क्या है बेटा ये? यही आपका मियोसिस 1 है। और यही मियोसिस 1 कहां होगी? अब यही मियोसिस 1 होगी आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। समझ में आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत है इसमें? तो जब आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा, तो बेटा यहां से मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से मैंने बोला आपसे कि क्या हो गया, मियोसिस फर्स्ट हुआ है भाई। लिख दे रहा हूं यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पर मियोसिस फर्स्ट हुआ है। और मियोसिस फर्स्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर एक सेल और यहां पर दूसरी सेल, यहां पर एन नंबर क्रोमोसोम, यहां पर एन नंबर क्रोमोसोम में ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया भाई इतना? तो हमने क्या बोला, स्पर्मेटोगोनिया स्टार्ट हुआ है भैया, और स्पर्मेटोगोनिया स्टार्ट होने के बाद जो सेल होगी वो क्या होगी, वो डिवाइड, मतलब यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर आपका साइज इंक्रीज हो रहा है। कैसे साइज इंक्रीज हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, आकर के साइज को इंक्रीज करा देगा। अब साइज को इंक्रीज करने के बाद यहां पर ये आपका बन गया क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो रहा है बेटा, यहां पर हो रही है आपकी मियोसिस 1। और मियोसिस 1 होने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर ये क्रोमोसोम रिड्यूस हो गया। भाई कोई दिक्कत नहीं, आराम से हमें समझ में आ गई बात। अब रिड्यूस होने के बाद जो ये वाला बना है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। समझ में आ गई बात? और अब यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा मियोसिस सेकेंड, या इससे हम बोलते हैं तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर आपका फॉर्मेशन हो जाएगा क्या, यहां पर आपका फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से एन 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 और एन का। और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, जो ये बने हैं हमारे, इनको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज स्पर्मेटिड्स। समझ में आई मेरी बात? तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दीज आर स्पर्मेटिड्स। इसको आप बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनिया। बहुत सिंपल सी बात है कि स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। स्पर्मेटोगोनिया बनने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, साइज इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस 1 होगा, यहां पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। देन यहां पे सेकेंड आपका मियोसिस 2 होने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 सेकंड का टाइम लो, जल्दी से बेटा बताओ क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताइए बेटा, क्या ये बात मेरी समझ में आ गई आपको? बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग देख रहे हो, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, देखो मैं 1 सेकंड के लिए हटा हूं यहां से, ताकि आप चीजों को देख सके और आप देखने के बाद आगे बढ़ सके और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग बात कर सके। ठीक है, चलो आगे बात करें फिर, आगे बात करें फिर, चलो। अच्छा यार देखो, एक चीज और समझ लो यहां पे, कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है भाई, जो ये वाला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, तुम अगर बोलो तो तुम ये भी बोल सकते हो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तुमको पता है कि जो मेल होगा, मेल में क्या पाए जाएंगे, मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और यहां पर रिडक्शन हो चुका है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भैया हो सकता है कि ये वाला जो हो वो क्या बन गया हो आपका, ये वाला जो हो ये बन गया हो आपका ऐसे 22 प्लस एक्स बन गया हो। और अगर आप इसकी बात करेंगे तो मे बी भाई हो सकता है कि ये वाला क्या हो बेटा, ये 22 प्लस वाई बन गया हो। तो जब फ्यूजन होगा तब आपको देखने को मिलेगा कि एक्स वाला फ्यूज कर रहा है या वाई वाला फ्यूज कर रहा है। ये डायरेक्टली इस बात को दिखाता है कि जो नेक्स्ट इंडिविजुअल आने वाला है या नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, उसका क्रोमोसोम, उसका जो जेंडर होगा वो क्या होगा। तो हम इसी बात से भी डिसाइड कर सकते हैं कि मेल जो होगा वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है नेक्स्ट जनरेशन के जेंडर को डिसाइड करने के लिए, दैट इंडिविजुअल विल बी मेल और फीमेल। समझ में आ गई बात? तो बेटा इस बात को बहुत तेजी से आप लोग बढ़ा लीजिए, और आगे जब बढ़ जाएंगे तुरंत ही बहुत तेजी से हम लोग बढ़ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कहां पर मियोसिस 1 है, कहां पर मियोसिस 2 है, इस बात को बहुत ध्यान समझते जाइएगा और देखते जाइएगा। और देखो चलो एनसीईआरटी में देख लेते हैं। अब हम देखेंगे यहां पर, तो क्या हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा है बेटा, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा है यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस का भी। इसको हटाते हैं यहाँ पे, और इसको हटाने के बाद हम लोग कैसे आ जाते हैं, अरे यार रुक जाओ भाई, एक तो ये फंस जाता है, बड़ी दिक्कत वाली बात है। हाँ ये वाला डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है। अब समझो यहाँ पे इस डायग्राम, ये वाला डायग्राम भी नहीं यार, ये वाला डायग्राम तो बाद में देखेंगे हम लोग। अभी एक और डायग्राम है, अरे यार चलो भैया
ये हाँ चला 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 चला, ये डायग्राम देखेंगे अभी। और इस डायग्राम को देखने के बाद ये वाला डायग्राम कहाँ गया भाई, अरे उगोनिया आ गया। रुक जाओ एक मिनट, हाँ दोनों साथ में दिए है ना, रुक जाओ एक मिनट बेटा, ये देखो ये वाला डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, हाँ यार ये वाला डायग्राम, ये आ गया नीचे। ठीक, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को, कि अभी देखो ऊपर लेकर के चलते हैं फिर से, तो हम क्या देखेंगे बेटा, जैसे ही आपको प्यूबर्टी पीरियड देखने को मिलेगा। अच्छा देखो कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं भाई, एनसीईआरटी कहती है इस बात को कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये क्या चलता है बेटा, ये बहुत लाइफ के बहुत एंड टाइम तक चलता है। और इन कंपैरिजन अगर आप बात करते हैं किसकी, अगर आप बात करते हैं इसकी, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, या जिसको हम बोलते हैं मेनार्क स्टार्टिंग होती है, मेनोपॉज लास्ट होता है, जो आपका 50 टू 55 ईयर्स की एज में देखने को मिलता है। भाई कहीं कहीं तुमको 45 टू 50 भी देखने को मिलता है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है। 50 टू 55 हम मानते हैं इसको कि 50 से 55 साल की एज में ये बंद हो जाती है। तो बेटा ये लेट से स्टार्ट होता है, ये अर्ली स्टार्ट हो जाता है, तो ये अर्ली स्टार्ट होता है तो ये लेट तक बंद होगा। समझ में आ रही बात। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो होगा ये आपका, मैंने उल्टा बोल दिया क्या मैंने, अरे यार लो भाई मैंने उल्टा बोल दिया। आपको देखने को मिलेगा बेटा ये आपका अर्ली स्टार्ट होता है तो अर्ली बंद हो जाता है, ये आपका लेट से स्टार्ट होता है तो लेट से बंद होता है जाकर। समझ में आ गई बात। अब देखो क्या बात करेंगे, उल्टा बोल दिया था मैंने, कोई बात नहीं, समझ में आ गई बात। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, देखो सबसे पहले यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया है, हमने क्या बोला आपसे, स्पर्मेटोगोनिया में भाई आपका क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, पहला डिवीजन। तो माइटोसिस डिवीजन यहाँ पर आपको देखने को मिल गया, कोई दिक्कत नहीं भैया, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो गया। माइटोसिस डिवीजन के बाद एलएच वाला आया है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपको देखने को मिला कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद एलएच आ चुका है, यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है साइज, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब तुमको पता है यहाँ पर मियोसिस हो रहा है, और मियोसिस हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारा मियोसिस 1 हो रहा है, और मियोसिस 1 या फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और तुमको देखने को मिलेगा क्या, तुमको देखने को मिलेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये बन गया, और यहां पर क्या हो गया तुम्हारा, यहां पर सेकेंड तुम्हारा मियोटिक डिवीजन हो गया। अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद आप देखेंगे यहां पर क्या बन गया बेटा, यहां पर आपका स्पर्मेटिड बन गया। भी यहां तक बताया है मैंने, हम स्पर्मेटोजोआ या हम स्पर्म तक नहीं आए हैं, जिसको हम स्पर्मिएशन बोलते हैं, बताएंगे भी इसके बारे में, समझते जाओ मेरी बात को बहुत बेहतरीन तरीके से पहले। ठीक, समझो इस बात को, बहुत ध्यान समझना और बहुत प्यार समझना, तुमको समझ में सारी चीजें आएंगी। कैसे देख रहे भाई, समझो इस बात को। इसके लिए ऊपर चलना पड़ेगा हमें भाई, चल दो प्लीज 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 प्लीज, आराम आराम से, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, क्या बात, आराम आराम चलेंगे। ठीक, तुमको कोई दर्द नहीं देंगे पैनल हम, हाँ आराम से, बस यही तो स्ट्रक्चर चाहिए था। ये देखो, देखिए अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, पहली बात तो ये समझ लो यार कि यहां पर तुमको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर तुमको देखने को मिल रहा है कि एक्रोसोम है और क्या है बेटा, न्यूक्लियस। ठीक, एक्रोसोम और न्यूक्लियस मिलकर क्या बना रहा है, ये आपका हेड वाला पोर्शन बनाता है। आप देखेंगे यहां से, तो यहां से लेकर के यहां तक ये मिडिल पीस है या मिडिल वाला पोर्शन बना रहा है, और उसके बाद ये क्या हो गया बेटा, ये टेल वाला पोर्शन बना रहा है। मेरी बात को बहुत प्यार समझना, कैसे बता रहे हैं, बहुत ध्यान समझो इस बात को। अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो यहां पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो ये बात याद कर लीजिए कि बेटा जो एक्रोसोम का स्ट्रक्चर होता है, इसको बनाने वाला कौन होता है, इसको बनाने वाला होता है गोल्जी बॉडी। कौन बनाता है बेटा इसको, इसको बनाता है गोल्जी बॉडी। ठीक, गोल्जी बॉडी इसको बनाएगा। यहां पर आपका पाया जा रहा है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद आप देखेंगे यहाँ भाई, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम भी तुमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो फ्यूजन के टाइम में काम आते हैं, बट उसके बारे में बात करेंगे हम लोग जब हम फ्यूजन की बात करेंगे। ठीक, मिडिल पीस में आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे ये मोस्टली किसका काम करते हैं बेटा, ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म तक ये सर्वाइव कर सके और मूवमेंट भी कर सके, बहुत विगरस मूवमेंट जो कहा जाता है, विगरस मूवमेंट कर सके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे क्या बेटा, आपको देखने को मिलते हैं जो नेक वाला रीजन होता है, यहां पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, यहां पर आपको सेंट्रियोल देखने को मिलेगा। क्या देखने को आपको मिलता है, यहां पर आपको सेंट्रियोल देखने को मिलता है। समझ में आ गई ये बात, कोई दिक्कत बेटा इसमें, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहां पर स्पर्मेटिड जो होगा वो क्या बनाएगा बेटा, स्पर्म बनाएगा। अब देखो यहां पर बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, सारी बातें तुमको समझ में आएंगी। ठीक, देखो मैंने तुमको एलएच हार्मोन बताया था अभी, एलएच के साथ ही साथ तुम एक और हार्मोन ले लो यहाँ पे। अच्छा, ये जो है टेल वाला पोर्शन, यही भाई मूवमेंट का काम करता है, या हम बोलते हैं कि यही जो विगरस मूवमेंट आप बोलेंगे, विगरस मूवमेंट जो आप बोलेंगे, या हम बोलते हैं
कि ये अल्टीमेटली मूव कराने का काम करता है। ठीक है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं थी यार, ये इतनी सिंपल सी बात। हम क्या बोल रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हमने एलएच वाली बात की थी। हम एलएच के साथ ही एक और हार्मोन भी देखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एफएसएच। एफएसएच इज व्हाट? एफएसएच बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा, इसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? तो भाई फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो सर्टोली सेल को क्या बोलते हैं हम, ये क्या करता है बेटा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जा करके किसके ये किसको स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल को। और सर्टोली सेल अपने अंदर से क्या निकालती है बेटा, ये अपने अंदर से निकालती है स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। क्या निकालेगी बेटा यहां से, ये निकालेगा अपने अंदर से स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। और स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्या, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो स्पर्मेटिड था वो क्या होगा, वो पूरी तरह से स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या हम बोलते हैं कि स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत है इसमें? तो हम क्या बोल रहे हैं, अब देखो इन सारी बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से अब हम किससे देखने जा रहे हैं भैया, देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी से, ताकि हमको सारी बातें समझ में आ जाए। भैया आपने बताया तो बहुत अच्छा, बट हम एक बार देख लेते हैं इसे ताकि हमको समझ में आए जो आप बोल रहे हैं वो सारी चीजें आप सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। ठीक, आओ देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझते हैं। तुमको पता है मैं एनसीईआरटी दिखाऊंगा नहीं, जब तक मुझे समझ में आएगी नहीं बात और आपको मजा नहीं आएगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है या टेस्टिस जो होता है, ये फर्जी की बात है, यहां से यहां पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, टेस्टिस में अगर आप देखते हैं तो इमेच्योर मेल जर्म सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, याद रखिएगा। जो इमेच्योर मेल जर्म सेल है उनको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। भाई तुमको बता चुका हूं पहले कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया जो प्रेजेंट होता है इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मल्टीप्लाई करता है माइट, अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट, बाय माइटोटिक डिवीजन, और ये इंक्रीज कर जाता है नंबर में। समझ में आ गई भैया बात, आपने बताया था माइटोसिस होती है। हर स्पर्मेटोगोनियम जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, भैया आपने बिल्कुल बताया था 2n होता है, और कंटेन करता है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो भैया अगर आपने बताया है कि 2n है तो मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। भैया बिल्कुल सही बात है आपकी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं जो इंक्रीज कर जाएगा साइज में, बिल्कुल सही बात है। ठीक, उसमें क्या होता है, ये अंडरगो जाता है किससे, मियोसिस। भैया आपने बिल्कुल सही कहा है, यहां पर मियोसिस, और अब हमको लग रहा है कि भैया यहां पे मियोसिस 1 की बात होगी। आओ देखते हैं यहां पर क्या बात की गई है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। वाह, और भैया आपने ये भी तो बताया है कि ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होता है उसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, तो रिडक्शनल डिवीजन हो गया है, मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब देखो, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। भैया वाह, क्या बताया है आपने, बिल्कुल समझ में आ गई ये बात, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। और हम तुमको बता रहे हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और इससे क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल सी बात आता है कि डिस्क्राइब स्पर्मेटोजेनेसिस, तो अगर आप बना देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, बढ़िया से नंबर मिल जाएगा फिर, है ना। विच वन, अब देखो यहाँ पे इसको ऊपर ले जाते हैं यार, फिर अब ये देख रहे हो गड़बड़ा जाता है, कोई बात नहीं, चलो आराम आराम से ले जाएंगे यार। इसको समझ में नहीं आता है कि यार क्या हो रहा है इसके साथ में, एकदम समझो इसको ऊपर ले जाते हैं फिर। ठीक, अब देखो क्या बात करें, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मेरी बात को बहुत प्यार सुनना, तुमको सारी बातें समझ में आएंगी और सारी बातें मक्खन की तरह आएंगी। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको देखने को मिल रहा है कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, अब इसमें क्या होता है, इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, और जिससे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनते हैं। भैया यहां तक तो हमको बिल्कुल समझ में आ गई थी बात, स्पर्मेटिड तक तो बिल्कुल क्लियर था, बट उसके बाद आपने स्पर्मेटोजोआ बताया था, हमको थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आया है, आप इससे बताएंगे तो हमको और समझ में आ जाएगा। देखो क्या, What would be the number of chromosome in the spermatid? भाई बताओ नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, n नंबर क्रोमोसोम होंगे, या हम अल्टीमेटली बोलेंगे तो 23 नंबर क्रोमोसोम पाए जाएंगे। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, जो स्पर्मेटिड है ये ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। यस, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि स्पर्मेटोजेनेसिस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्पर्मियोजेनेसिस है वो क्या है बेटा, ये मेटामॉर्फोसिस है या कन्वर्जन है, ये किसका, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसका, या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो फर्स्ट डिवीजन हो गया।
नहीं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होना, मैं क्या बोल रहा हूं भाई, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म का हेड है वो जाकर कहां लग जाएगा बेटा, ये लग जाएगा सर्टोली सेल में या एम्बेडेड हो जाएगा, और ये क्या करेगा बेटा, ये नरिशमेंट लेगा। नरिशमेंट लेने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा भाई एक चीज हम तुमको बताया था ना अभी, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर रिलीज होगा और स्पर्म मैच्योर हो जाएगा। अब स्पर्म जो मैच्योर हो रहा है उसको हम कैसे समझेंगे भैया, अगर आप यहां पर देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में, तो हमको इस वाले डायग्राम में तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इधर देखो, आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या है बेटा, ये स्पर्मेटोगोनिया की सेल, और स्पर्मेटोगोनिया जो इधर से आ जाए यार, तुम कहोगे उधर कहां चले जाता है, इधर देखो स्पर्मेटोगोनिया की सेल, और ये पाई जा रही है आपकी सर्टोली सेल। यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, स्पर्मेटिड बन गया। आप समझो यहाँ पे बेटा देखो, स्पर्मेटिड जो होता है, स्पर्मेटिड, ये आप स्पर्मेटिड देखेंगे तो इसमें क्या पाया जाता है बेटा, इसमें आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। क्या देखने को आपको मिलता है, इसमें आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। समझ में आ रही बात, मतलब ये क्या करेगा, ये नरिशमेंट लेगा, ये नरिशमेंट ले रहा है, 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 देखो सर्टोली सेल से लगा हुआ है यहाँ पे। और जो आपको देखने को मिल रहे हैं कि सर्टोली सेल से नहीं लगे हैं, वो आपको क्या देखने को मिल जाएंगे बेटा, वो आपको स्पर्मेटोजोआ देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। समझ में आ रही बात मेरी, तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी तरीके से, स्पर्मेटोजोआ इज डिफरेंट, एंड यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया बेटा, स्पर्मेटिड इज डिफरेंट। अब क्या देख रहे हैं यहां पर, जब आपको देखने को मिलेगा कि ये फाइनली रिलीज हो जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, स्पर्मिएशन बोलेंगे, जिसमें हम सर्टोली सेल जो होता है ये फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। एक बात और समझ लीजिएगा इस चीज को, मैं कुछ बताने जा रहा था, देखो मैं भूल गया एकदम से। रुक जाओ एक मिनट। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब ये अगर आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन याद हो तो बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैंने आपको एक चीज बताई हुई थी कि जब स्पर्म निकलेगा तो स्पर्म कहां चला जाएगा बेटा, स्पर्म चला जाएगा और स्टोर हो जाएगा जाकर के एपिडिडाइमिस में। स्टोर क्या हो जाएगा, मतलब कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा वहां पर एपिडिडाइमिस में। समझ में आ गई बात, चलो इतनी बात आपकी कंप्लीट हो गई। अब इतनी बात कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर जो जो हार्मोनल रेगुलेशन होते हैं, कौन कौन से हार्मोनल रेगुलेशन होते हैं, देखो भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है ये स्टार्ट हो जाती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैंने तुमको बताया अभी यहाँ पे जीएनआरएच के बारे में, कहां से निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन से निकल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फर्जी की बात है, मतलब जो फर्जी की बात क्या, तुमको बता दिया मैंने, इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा, वो सारी बातें यहां पर देखते हैं हम लोग। कौन सी बात देखेंगे हम लोग, जीएनआरएच एन एक्ट ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट, हाँ ये देखो यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज एलएच एंड एफएसएच की बात करेंगे हम। एलएच जो होता है बेटा वो एंड्रोजन को रिलीज कराता है, मेरी बात को बहुत, मैं रिलीज क्या कराता है, एलएच जो होगा वो एंड्रोजन को स्टिमुलेट करता है। कैसे, यहां पर आप देखेंगे एलएच एक्ट एट लेडिक सेल एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। और बेटा याद रखिएगा, एंड्रोजन हार्मोन निकलेगा जब, तो वही आगे जा करके स्पर्मेटोगोनिया जो है आपके, जिससे आगे जा करके स्पर्मेटिड बन रहा है, उनको बनाने का काम करता है, उसको इंक्रीज कराने का काम करता है। ठीक है, एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ में आ गई बात। एफएसएच जो होता है वो एक्ट करता है ऑन सर्टोली सेल और स्टिमुलेट करता है क्या बेटा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। क्या देखने को मिलता है, बोला ना मैंने, जैसे इसको भाई ऐसे करो तो ये थोड़ा सा कहता है कि है ये क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ, ठीक, मुझे ऊपर ले जा रहे हो। इधर देखो, ये क्या करता है बेटा, यहां पर ये सिक्रीट कराता है और सम फैक्टर विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है बेटा, तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है कुछ फैक्टर्स जो है वो और कुछ नहीं है, इट इज स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। उसके बाद हम एग्जामिन करते हैं स्ट्रक्चर को, तो ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने नहीं बताई है वो यहां से देख लीजिए आप, कि जब जिस टाइम पे इजैक्यूलेशन होता है उस टाइम पे लगभग 200 से 300 मिलियन, भाई मिलियन की बात कर रहा हूं मैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल्स आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, स्पर्म ड्यूरिंग द कोइटस एंड विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी आपको देखने को मिलता है। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए तो एनसीईआरटी ने, एक मिनट, ओ माता रानी, देखिए एनसीईआरटी ने क्या बोला है बेटा, एनसीईआरटी ने 60% और 40% का रेशियो बताया। अब 60% में भी आपको देखने को मिलता है कि 60% जो है वो आपके नॉर्मल शेप के होने चाहिए, और 60% का 40%, 60%, मैं ये नहीं बोल रहा हूं इस 40% की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस 40%, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 40% व्हिच इज पार्ट ऑफ 60%।
समझ में आ रही बात? तो 60% का 40% आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, ये जो होते हैं इनमें क्या होना चाहिए, इसमें आपको विगरस मूवमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विगरस मूवमेंट होना चाहिए। और देखो चेक करो यहाँ पे क्या है कि नहीं है। क्या देखते हैं यहाँ पे, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम। भाई यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ये तुम्हारा नीट में भी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन। यहां पर तुम देखोगे तो इस 40% की बात नहीं की जा रही है, 60% में से 40% की बात की जा रही है कि 40% ऑफ देम शो विगरस मोटिलिटी। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द? चलो अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। और ये आपका पोर्शन क्या हो गया, ये आपका पोर्शन ये वाला खत्म हो गया। अब इसके बाद यहां पर जितनी बातें की गई हैं वो सारी बातें आप लोगों को मैं बता चुका हूं, ठीक। हम किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर फीमेल पार्ट की। और फीमेल पार्ट कहने का मतलब क्या है? फीमेल पार्ट कहने का मतलब है कि हम बात करने जा रहे हैं oogenesis के बारे में। और oogenesis के बारे में हम कैसे बात कर रहे हैं भाई? देखो oogenesis के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो हम यहां से ना बात करके अगर हम सीधे इससे बात करें, देखो यहां पर बात करें तो हमको काफी चीजें यहां से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी इस जगह पे। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, मेरी बात को बहुत प्यार सुनिएगा, आराम से आपको सारी बातें समझ में आएंगी और बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। कैसे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को। देखो सबसे पहले आप देखते हैं यहां पर, तो यहां पर क्या है बेटा? यहां पर ऊगोनिया का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। अब ऊगोनिया का जो फॉर्मेशन हुआ है ये कहां हुआ है बेटा? ये हुआ है आपका फीटल लाइफ में। और फीटल लाइफ कहने का मतलब है कि बिफोर बर्थ आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर ऊगोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर ऊगोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। भाई देखते जाओ बहुत ध्यान से और आराम से, सारी बातें हम लोग देखते जाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहले आप बोलेंगे यहाँ पर कि ऊगोनिया। भाई तुमको देखने को मिलता है जैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि बिफोर बर्थ आपको देखने को मिलता है भाई यहां पर लगभग 2 मिलियन अप्रोक्सीमेटली में क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन में आपको क्या देखने को मिलेंगे? आपको ऊगोनिया देखने को मिलेंगे, ठीक। और उसके बाद हम क्या बोलेंगे? ये अब देखो यहां पर जो ऊगोनिया है, या हम बोलते हैं ऊगोनिया को बनाने वाला जो होता है वो प्रीमोर्डियल फॉलिकल बोला जाता है, ठीक है। प्रीमोर्डियल फॉलिकल आप कितने आए जा रहे हैं? लगभग आपके 2 मिलियन आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद क्या होगा बेटा? उससे अब एट प्यूबर्टी आप जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है? यहां पर आपको प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा बेटा? आपको प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब देखो प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है भाई? प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन कहने का मतलब यह है कि जब प्यूबर्टी आएगी तो भाई जो प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं वो लगभग तुम्हारे 60K से 80K रह जाते हैं। मतलब 60,000 से 80,000 आपको क्या देखने को मिलेंगे? आपको यहां पर प्राइमरी फॉलिकल देखने को मिलेंगे। अब याद रखिए यहां पर 60,000 से 80,000 ही बचे हुए, तभी आपको देखने को मिलेगा एट दी एंड भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यही प्राइमरी फॉलिकल आगे जा करके प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte ओवम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं अल्टीमेटली क्या कि यहां पर एक टाइम के बाद क्या आ जाएगा? मेनोपॉज आ जाएगा। समझ में आ रही बात? अब हम क्या देखेंगे यहां पे? याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या हो जाएगा बेटा? प्राइमरी फॉलिकल जब बनता है तो यहां पर क्या होगा? मियोसिस होगी, बट यहां पर क्या हो जाता है? यहां पर मियोसिस अरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है यहां पर मियोसिस अरेस्ट हो जाता है। और मियोसिस अरेस्ट हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? अब यहां पर मियोसिस अरेस्ट कैसे होगा? यहां पर मियोसिस अरेस्ट जो होता है वो होता है आपका प्रोफेज 1 में। कहां होता है ये आपका होता है प्रोफेज 1 में। समझ में आ गई बात मेरी? कोई दिक्कत है इसमें? उसके बाद आप क्या देखेंगे? उसके बाद आप देखेंगे यहां पर कि यहां पर बेटा हार्मोन आएगा जिसको हम बोलते हैं एफएसएच। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एफएसएच। और यही एफएसएच हार्मोन आगे जा करके फिर सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल और उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन कराएगा। तो अगर आप इसको इस तरह से देखें तो यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है बेटा? आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा, आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपने देखा ऊगोनिया हुआ है। यहाँ पे ऊगोनिया में माइटोसिस डिफरेंशिएशन हो रहा है और क्या बन रहा है यहाँ पे प्राइमरी oocyte बन जा रहा है। और प्राइमरी oocyte, अब समझो ये बात, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बर्थ से लेकर के चाइल्डहुड के बीच में क्या हो गया बेटा? यहां पर ये आपको मियोसिस अरेस्ट देखने को मिल रहा है।
और मियोसिस अरेस्ट कहां पर, मियोसिस अरेस्ट आपको देखने को मिलेगा प्रोफेज 1 में। अब मियोसिस अरेस्ट के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद कंप्लीटली प्रायर टू ओव्यूलेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा, जो यहां पर एक बॉडी आपको बड़ी और एक बॉडी आपको छोटी देखने को मिलेगी, दैट इज फर्स्ट पोलर बॉडी। और उसके बाद यही वाली सेकेंडरी उस साइड फिर से डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद अब देखो यहां पर फिर से हम बोलते हैं क्या चीज, कि यहां पर जो बेटा सेकेंडरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं हम, यहां हम बोलते हैं कि जल्दी बेटा बहुत ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। प्राइमरी oocyte जो बनेगा, प्राइमरी oocyte बनने के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्राइमरी oocyte बनने के बाद आपको देखने को मिल रहा है यहां पर कि फर्स्ट पोलर बॉडी, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी, और यहां पर क्या होता है बेटा, ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत है इसमें? तो यहां पर देखो, यहां पर अलग अलग तरह से, जैसे हम बोलते हैं, अभी बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पर हम लोग किस किस की बात करेंगे, हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम की, ठीक है, कैसे यहां पर बात होती है, एलएच हार्मोन आता है, कैसे ओव्यूलेशन होता है, इन सब की बात करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि आज देखो हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से बहुत सारी चीजें पढ़ ली, ठीक, इसको आप रिवाइज करिए, बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करिए, और ये इसका जनरल चीजें जो है वो भी हमने देख ली। और अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।